नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और संवाद में आज बात होगी आम बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना आम बजट 1 फरवरी को पेश कर दिया है। इस बजट की बारीकियों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉक्स पेट्रोलियम के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, वित्त मंत्री ने अपना आम बजट प्रस्तुत कर दिया है। बहुत सारी उम्मीदें थीं। आप इस आम बजट को किस तरह से देखते हैं? ये अगर ओवरऑल पहले हम बजट की बात करें तो बहुत ही मिडिल क्लास सेंट्रिक है, बहुत अच्छा है। कुछ हाई पॉइंट्स भी हैं। एजुकेशन के पे बहुत स्ट्रेस दिया है, फार्मर्स के ऊपर फिर से स्ट्रेस दिया है और कुछ इंडस्ट्री को भी कुछ इंडस्ट्री को बहुत हेल्प किया है। एक स्पेशल पॉइंट था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, जो वैसे भी प्राइम मिनिस्टर इसको बहुत अप्रोच लेते हैं इस चीज़ के लिए, उस पर भी बहुत अच्छा गौर किया है उन्होंने। और मुझे बहुत उम्मीद है कि इससे सेंटीमेंट्स चेंज होने वाले हैं आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर। वैसे कल सेंसेक्स बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी सेंसेक्स भी जब तक रियलाइज़ करेगा इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड वन। तो कुल मिला के बजट माना जाए तो आम बजट जिस तरह से लोगों की उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं आम जनता को फोकस रख के बनाया गया। इसमें कई सारी योजना की अगर बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टैक्स स्लैब की, तो टैक्स स्लैब में पहली बार इस तरह का बदलाव किया गया है। एक उद्योगपति होने के नाते आप इसे कैसे देखते हैं? उद्योगपति के साथ साथ मैं भी कभी नौकरी करता था तो मुझे भी पता है, पहली बार जो नौकरी करने आता है उसे टैक्स पे बहुत रहता है। एचआर वाले भी उसको समझाते हैं कि कैसे टैक्स को कैसे लेंगे आप। वो बढ़िया था। मैं इतने दिनों से सोचता था 5% के साथ सीधा 20% पे जंप करते। देयर इज़ अ गैप, 5 के बाद 10 भी आता है, 15 भी आता है। वो गायब होता था 40 ईयर्स। तो वो इस बार मैंने पहली बार सोचा भी, बोला भी, और उसके बाद मैंने तुरंत देखा मेरी विश भी पूरी हो गई। तो आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर कि उन्होंने नए लड़कों के लिए बहुत स्कोप छोड़ा है। नए जॉब करने वालों के लिए एक अच्छा इमेज भी बिल्ड की है कि हम आपके साथ हैं। आप टैक्स करदाता बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पैन कार्ड लगाइए और टैक्स भरिए। तो वो एक इंथुसियाज़म भी क्रिएट करेगा। बहुत अच्छी तरह इसको प्लान्ड वे में जो इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति वगैरह, उन लोगों ने बहुत प्लानिंग की है इसके पीछे। बहुत लंबी सोच होगी, इतनी छोटी सोच नहीं है, क्योंकि इसमें कम से कम 6 करोड़ लोग आएंगे, नए वाले लड़के 6 करोड़। तो वो बहुत इमेज बिल्डिंग का काम करेगा और इससे मार्केट में सेंटीमेंट्स भी बदलेगा। 75,000 रुपये करीब बचेगा उन लड़कों को। तो वो कहाँ जाएंगे? एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, वैसे भी गवर्नमेंट को चाहिए था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़े। तो ये 75,000 वो लड़के तो नहीं रोकेंगे, वो तो मार्केट जाएंगे। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो बहुत सारे सेक्टरों को जिस तरह की उम्मीदें थी, लगभग वो उम्मीद इस बजट में कहीं ना कहीं प्रस्तावित की गई है, प्रस्तावना दी गई है और मुझे लगता है आने वाले वित्तीय वर्ष में उसको कहीं पूरा कर लिया जाएगा। एजुकेशन की बात करें, भारत में शिक्षा एक बहुत ही मुख्य पहलू होता है और शिक्षा को लेके इस बजट में काफ़ी कुछ था। कैसा रहा शिक्षा के लिए बजट? शिक्षा पे 99,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहती है। 99,000 करोड़ रुपीस इज गुड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई हार्वर्ड जाके पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई लंदन जाके LSE में पढ़ रहा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहता है, यहाँ से 40-50 लाख रुपए तो मिनिमम एवरेज। और ऐसे स्टूडेंट की अगर मैं वो कहूँ तो ये कम से कम 1 लाख स्टूडेंट हर साल बाहर जाते हैं इंडिया। तो वो पैसा तो इंडिया ही में रहेगा, क्योंकि अगर ये होगा तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस यहीं आकर हम ले आएंगे उन्हें। जैसे LSE को यहीं ले आए, या ऑक्सफोर्ड की ब्रांच खोल ले, या जो एक प्लान है। ऊपर से IITs पे इन्वेस्ट करेंगे सरकार इसमें। और मुझे लगता है कि ये 99,000 हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होगा। इसका 20 या 30% ही चाइल्ड एजुकेशन पे जाएगा, क्योंकि चाइल्ड एजुकेशन पे हर स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, वहाँ आप इनकी जिम्मेदारी कम है। तो यूनियन बजट से हमें एक्सपेक्टेशन था। इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है, वो ये है कि अगर आप इतना हायर एजुकेशन पे खर्च करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है वो पास आउट होकर निकलेंगे, फिर जॉब की बात आएगी। वो एक ड्रॉबैक रहेगा। जॉब को लेके अभी चैलेंजेस अगर देखें आपकी नज़र से तो कुछ चुनौतियां हैं अभी भी हमारे पास भारत में, कुछ नौकरियों को लेके अभी भी। जॉब को लेकर तो ये कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर खुद बने। लेकिन अगर जॉब के ऊपर अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और उसको
थोड़ा एम्फेसाइज किया था, थोड़ा और रिसर्च किया था। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं नौकरी करता था और मैं जॉब में आना चाहता, अब मैं अपनी कंपनी लगाना चाहता हूँ, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम जैसे उनके इंश्योरेंस का ख्याल रख ले, थोड़ा उनको बैंक से सहूलियत हो, जैसे वहाँ 3 साल का बैलेंस शीट बनाएगा। जो कल सुबह नौकरी छोड़कर जॉब में आएगा वो 3 साल की बैलेंस शीट कहाँ से लाएगा। फिर बैंक्स को थोड़ा सहूलियत देना चाहिए कि चलो उनका क्रेडिट रेटिंग कैसा है, टोटल टर्नओवर द बैंक स्टेटमेंट के ऊपर उनको लोन देना चाहिए। अब उनसे ये ना कहे कि पापा का पीएफ एफडी करो हमारे यहाँ तो मैं आपको लोन दूंगा, तो वो एक ट्रबल, वो एंटरप्रेन्योर मेकिंग नहीं है। वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक हेल्प देना चाहिए, और उनके बच्चों को हो सकता है केवी में दे दें। जो स्टार्टअप्स हैं उनके बच्चों को मान लो बहुत सारे बैचलर्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। एक 30-45 ईयर्स का आदमी सोचता है कि अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं खुद करना चाहता, तो उनके थोड़ा घर के अंदर पेनिट्रेट अगर करेंगे गवर्नमेंट ना, तो ये बहुत अच्छा जाएगा, संदेश भी अच्छा जाएगा और शायद वो किसी और से बेहतर करेंगे। एक और चीज़ था इसमें ऐड करने वाला, जो स्टार्टअप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए एक ऐसा काउंसिल या बॉडी बनना चाहिए कि सरकार उसका सामान खरीद के मार्केटिंग करे, तो उनको भुगतान तो हो जाएगा, इसका मतलब वो राहत की सांस लेंगे। जो मैंने बनाया अगर नहीं बिका तो क्या होगा, ये सवाल खत्म हो जाएगा। अगर बात करूं पावर सेक्टर की, तो पावर सेक्टर को इस बार गवर्नमेंट ने पावरफुल बनाने का पूरा प्रयास किया है। एनर्जी के लिए 22,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावना है। कई सारे प्रोजेक्ट थे सरकार के जिसको इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने बहुत ठोस तरीके से उन मुद्दों की बात की। तो अगर मैं देखूं, चूंकि आप भी ऑयल एंड गैस का बिजनेस करते हैं, उसी से एनर्जी से, तो पहली मेरे 2 सवाल इससे जुड़े हैं। पहला सवाल, 22,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रस्तावना है, उसे आप कैसे देखते हैं, और इसके अलावा क्या कुछ और इस सेक्टर के लिए उम्मीदें थी या हैं? मैं इस वाले सेक्टर से हैप्पी नहीं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने पहले भी इस सेक्टर के लिए पहले से ही बहुत कुछ किया। जैसे जो आपका एक्सप्लोरेशन बिड राउंड पहले ही अनाउंस हो चुका है, और ये शेड्यूल ए बिजनेस है। अगर ऑयल एंड गैस में से एक सेक्टर हटा दे, सोलर्स, आपका कोल बेस्ड फायर्ड पावर प्लांट, ये हटा दे, तो सिर्फ ऑयल एंड गैस को लेंगे तो 22,000 करोड़ रुपए फिर भी उसके लिए कम है, बहुत कम है, मार्जिनली बहुत कम है। एक सेक्टर इसमें कम है, और डिफेंस में हम आगे बात करेंगे कि डिफेंस में भी बहुत कम पैसा दिया, बहुत कम, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा कम दिया। हमारे पास अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनते हैं तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा इससे काम चल जाएगा, लेकिन इतना नहीं है। फिर हमारे पास 1 ही साल का बजट है, अगले साल फिर आएगा, तो हम होप करते हैं कि ये बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन ऑयल एंड गैस के लिए शेड्यूल ए बिज़नेस है, क्योंकि वो मोस्टली बहुत हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो वहाँ 22,000 करोड़ रुपए इट्स नथिंग। एंड जो उसमें आते हैं इन्वेस्टर्स, वो खुद ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का पैसा लेके आते हैं। तो मुझे लगता है ये सोचकर ही 22,000 करोड़ दिया होगा कि हम इसको सोलर पे ले जाएंगे, थोड़ा बहुत कार्बन कैप्चर पे ले जाएंगे जिससे पोल्यूशन भी कम हो, थोड़ा बहुत आप ऐसे समझ सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी लगाएंगे। इस 22,000 करोड़ में जो मेन बात थी वो नेशनल गैस ग्रिड की शुरुआत करने की बात भी कही। गैस ग्रिड उसी में आता है। जो गैस ग्रिड में 2 तरह का है। एक तो नेचुरल पावर गैस ग्रिड है, वो हमारे पास बहुत कम है। दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन सिंस लास्ट 70 ईयर्स, नॉट फॉर दिस गवर्नमेंट। पिछले 70 साल में ही गवर्नमेंट ने कभी गैस ग्रिड नहीं सोचा। इस गवर्नमेंट ने सोचा, यही बहुत है। दे आर प्लानिंग एंड आई थिंक सो दे विल डू इट। हम भी एक गैस ग्रिड की सोच रहे हैं ओमान से इंडिया पाइपलाइन लाने की, तो अगर वो भी इसमें ऐड हो गया तो हम गैस ग्रिड का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे कर रहे हैं। ओमान इंडिया पाइपलाइन अगर हमारे यहाँ से प्रपोज है, गवर्नमेंट के यहाँ भी है, मस्कट से भी क्लियरेंस है, तो अगर वो आता है फिर हम गैस देंगे कहाँ? हम स्टोर तो नहीं कर सकते उस गैस को। लेकिन जो CNG गैस वाला जो है वो हर घर तक सिलेंडर की जगह सीधा पाइप गैस पहुंचाने का, उस पर भी अभी और पैसे लगेंगे, और हो सकता है, मुझे लगता है 6 महीने में बजट में रीएलोकेशन का तो चांस हमेशा है। बट बोला है इसमें, निर्मला जी ने अपने बजट में साफ साफ बोला है कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के लिए जो 27,000 किलोमीटर की जो प्रस्तावना है उसको पूरा करने का टारगेट किया गया है इसमें। 27,000 किलोमीटर में 27,000 किलोमीटर के लिए 22,000 करोड़ रुपये बहुत कम है। सीधी सी आप ऐसे लगा लो, नहीं, 5.5 करोड़ में हम 1 किलोमीटर का गैस ग्रिड बनाते हैं LNG का, और ये पाइप गैस जो छोटा वाला है उसमें कम पड़ता है, लेकिन फिर भी कम है, क्योंकि इसमें और भी पैसे आप ले जाओगे, सोलर पे ले जाओगे, पावर सेक्टर में ले जाओगे, तो ये बहुत कम है। अगर मैं एक उद्योगपति के नाते, चूँकि आप गैस एंड ऑयल कंपनी से ही ताल्लुक़ रखते हैं,
किस तरह की चुनौतियां हैं बजट में, भले ही कुछ कम है लेकिन किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या चैलेंजेस को पूरा करने के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए आने वाले समय में? जी, हमारे सेक्टर में सबसे बड़ा है कि इन जो एक न्यू एंट्रेंस के लिए गैप नहीं है, एक स्कोप नहीं दिया उन्होंने। न्यू एंट्रेंस को अगर स्कोप देते तो बहुत बढ़िया था। न्यू एंट्रेंस को इतना लोअर स्कोप है, नैरो स्कोप है। जैसे अभी कोई और पैसे वाला रियल एस्टेट वाला, चलो अब यहाँ रियल एस्टेट में बहुत प्रॉब्लम है तो हम ऑयल एंड गैस में चले आते हैं। वहाँ उनकी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इतनी टफ है कि उस पर वो बैठेगा ही नहीं, तो इन्वेस्टर्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नए एंट्रेंस के लिए स्कोप नहीं है, पुराने एंट्रेंस के लिए स्कोप है। पुराने वही 200-250 कंपनियां हैं वर्ल्ड में ऑयल एंड गैस की। हर कंट्री में तो 2 सरकारी कंपनियां हैं और 2 प्राइवेट। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा 35 हम मेरे हिसाब से जो एक्सप्लोरेशन करती है 35 है टोटल, जिसमें से 19 तो भारत सरकार की है। तो पीओसीयूज़ का गेम ज़्यादा बढ़ गया है। पीओसीयूज़ के पास पैसा है लेकिन वो मुझे जिस तरह का फील है वो उस तरह का एडवांटेज सोसाइटी को नहीं दे रहा है। वो एडवांटेज अगर गवर्नमेंट फोर्स करे कि नहीं आप अगर एक्सप्लोर कर रहे हो पर बैरल ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉस्ट हमारी इतनी पड़नी चाहिए, हमें इतना पैसा क्यों देना पड़ रहा है? तो वो नए एंट्रेंस को तो जैसे प्राइवेट सेक्टर वाला हम इस पर बहुत फोकस करते हैं कि बहुत कम पैसा लगे बहुत ज़्यादा है। तो हमारे लिए देखिए हमारा बहुत स्टडी एनालिसिस बहुत डिफरेंट था। हम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेते हैं उसमें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। मुनाफा नहीं है वो, हम कम कीमत पर ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सरकारी कंपनियों के पास पैसा ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है और फेलियर के चांसेस पे उनको ऑब्लिगेशंस कम है। हम अगर फेल हो तो हमारे इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे, तो हमें ज़्यादा, इसलिए हमारे लिए स्कोप छोड़ना चाहिए था सरकार को कि यहाँ ठीक है ऑयल एंड गैस के लिए सेपरेट एक बार फिर से बुलाएं, बात करें कि कैसे करना है। पॉलिसीज़ जो बिड राउंड पॉलिसीज़ है उसमें बहुत खामियां हैं। प्रधान सर को भी देखना चाहिए कि इंटरनेशनल बॉडीज़ कैसे काम करती है। चाइना के पास 2 पेज का पॉलिसी है, हमारे पास 274 पेज का पॉलिसी है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। 272 पेज हम क्या करेंगे? चाइना के पास 3, 3.5, 2.5 पेज का ही पॉलिसी है, वो आप निकालोगे 2.5 पेज में एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है। आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। हमारे यहाँ इसके लिए बहुत बड़ा गैप है। इतना क्लॉज ऑफ क्लॉज एंड क्लॉज ऑफ क्लॉज वो पुराने लोगों को सूट कर रहा था और वही कंटिन्यू किया। थोड़ा सा चेंज तो किया है इन्होंने, कोशिश की है, बट फिर आप जो नाम क्या बोलते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वो आप लोग बोलते हो, हाँ वो वाला मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि फी इज़ देयर, ही विल डू इट। डिफेंस बजट की जब बात करूं तो डिफेंस को लेके बहुत सारी उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं इस बजट में मुझे लगता है उन उम्मीदों को साकार करने के लिए डिफेंस अपने आप में बहुत मजबूत एक पहलू होता है। डिफेंस बजट का जो एलोकेशन है उसको कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं इससे आपको? सर एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे लिए कैसा है कि डिफेंस जिस कंट्री का डिफेंस अगर मजबूत होगा वहाँ इन्वेस्टर बहुत सुकून से रहते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑयल सेंट्रिक बिजनेस में बहुत छेड़छाड़ होती है, बॉम्बिंग्स हो सकती है, बहुत तरह के टेररिज्म का मामला है और हमारा दोनों साइड पड़ोसी भी बहुत अच्छा है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर हिम। अब उस पर अगर 1 रुपये में 8 पैसा आप खर्च कर रहे हैं डिफेंस पे, ये बहुत बुरा एक्सपेंडिचर है। मुझे लगता है डिफेंस पे सरकार को 1 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने चाहिए थे, 2.5 लाख करोड़ रुपये अगले 5 साल तक। तब डिफेंस, तब यहाँ इन्वेस्टर्स को उससे सुकून मिलता है। दिस इज वॉर इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक्स। हमारी हाइड्रोकार्बन बिजनेस पूरा मिडिल ईस्ट में जो भी वॉर है वो पूरा हाइड्रोकार्बन बेस्ड है। आप वहाँ वॉर करते हैं, दूसरी साइड तेल निकालते हैं। तो अगर हमारे यहाँ सिक्योरिटी होगी तो हम भी साउथ चाइना सी तक हम भी जाने की सोच रहे हैं। हमारे भी इंडस्ट्री सोच रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट मजबूत हो जाएगी, हमारे जिसके समंदर में पानी में समुद्र में जहाज़ ज़्यादा है और आसमान में विंग्स ज़्यादा है, वो अगर हमारे पास हो जाएगा वही ताकतवर है। तो इस पूरे एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में अगर इंडिया अगर ये कर पाता है, रफ़ाल वाज अ गुड डील। रफ़ाल हमारे लिए नहीं चाहिए था, हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए था। ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि रफ़ाल सिर्फ डिफेंस को चाहिए था, रफ़ाल तो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए था कि हम अगर अरबियन ओशन में बिज़नेस कर रहे हैं, हम अगर पैसिफिक ओशन में कर रहे हैं, हम साउथ चाइना सी तक सोच रहे हैं कि वर्मा के साथ एग्रीमेंट करें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, इंडोनेशिया के साथ करें, तो वहाँ हमें मसल पावर के साथ बिज़नेस करना पड़ेगा। वहाँ $300 ट्रिलियन का ऑयल एंड गैस है जो इस इकोनॉमी को बहुत बूस्ट कर सकता है। मोदी सरकार कई विजन के साथ काम करती आई है। दूसरे कार्यकाल की बात करूं तो पहले कार्यकाल से स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना थी मोदी की, और जो महात्मा गांधी का विजन था कि स्वस्थ भारत हो, स्वच्छ भारत हो, उसकी ओर मोदी सरकार बढ़ी और इस बजट में कहीं ना कहीं उस चीज़ों को रखा गया है। अगर मैं पॉइंट बार बात करूं आपसे तो स्वास्थ्य बजट के लिए तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए प्रस्तावना है इस बजट में, इसको कैसे देखते हैं? इसमें इंडस्ट्रियल्स के लिए स्कोप ज़्यादा अच्छा है, सरकार के लिए नहीं है। सरकार का तो एक्सपेंडिचर है,
अगर मैं कहूँ कि मैं CSR के पैसे से 5 हॉस्पिटल बना लूँ और CSR का इन्वेस्टमेंट भी हो गया, और साथ में उस पे जो आयुष्मान योजना वाले जो आपको जो भी आएंगे, जो बेनिफिशियरीज है, वो आके वहाँ इलाज भी कराएंगे। 70,000 करोड़ रुपए में आयुष्मान योजना तो पूरा नहीं संभव है, लेकिन इट्स एन एफर्ट। मोदी केयर इज़ अ बिग हिट, इज़ गोइंग टू बी अ बिग हिट, क्योंकि हर आदमी को इलाज की ज़रूरत है। ऐसा कोई नहीं जो हॉस्पिटल नहीं देखा। तो ये अगर इनका अप्रोच है तो ये तो लाइफ सेंट्रिक अप्रोच है। कौशल भारत के लिए भी इस बजट में तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए 3,000 करोड़ रुपए इसके लिए बहुत हैं, और अगर वो अगर स्कूल से हम सिखा के लाए, हमको यहाँ नहीं करना चाहिए कि हर जगह एक ट्रेनिंग सेंटर खोलकर उस पर आप इन्वेस्ट करो, फिर से उसको कंप्यूटर ट्रेनिंग दो। स्कूल से ही वो पैसा स्कूलों तक पहुँचा दीजिए आप। कंप्यूटर लर्निंग है, कोई और रिसर्च टाइप का है, अगर क्लास 7 में कोई साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है तो उसे ज़रूरी है थोड़ा क्लास 10 का सर्टिफिकेट नहीं देना, उसे वहीं से उसकी चीज़ को पेटेंट करने लग जाइए। स्किल डेवलपमेंट में ये थोड़ी ना कि आप मैकेनिक ही हो गए, गैरेज मैकेनिक बनाने का नहीं है उनका स्कोप। बहुत गंदा मीनिंग लिया है स्किल डेवलपमेंट का लोगों ने। उन्होंने ये कहा है कि किसी को कोई स्किल बहुत आती है, कोई चीज़, लेट्स टेक एग्जांपल, आप जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा आपकी स्कोप बहुत, आपने कहा मेरे को बहुत अच्छा आता है, और इट सूट्स टू द मीडिया ऑल्सो कि आपकी बातें बहुत डिफरेंट होती है, एनालिसिस बहुत, तो वो एनालिटिकल अप्रोच को सरकार ले जाए, वो है स्किल, दैट इज़ स्किल। स्पेसिफिक इनपुट को बोलते हैं हम स्किल। वो स्किल को लेकर अगर आप पेटेंट करा देते हैं, कोई लड़का कोई साइंटिफिक इन्वेशन करता है 9 में, तो वो भी स्किल है। अब उसमें जब पैसा नहीं कर, उसको रिसर्च के लिए पैसा दे देना कि 9 में भी इसने ऐसा काम किया, सोलर पे कुछ कर दिया, गैस बेस्ड कुछ कर दिया, गोबर गैस प्लांट एक टाइम में निकला था जब हम बहुत छोटे थे 1974 में, तो उस टाइप का कोई प्लान कर देता है तो उसको प्रोत्साहन देना है। वैसे स्किल डेवलपमेंट का तो इनका स्कोप दूसरे टाइप का है कि ट्रेन करना है प्रॉपर, वो बहुत अच्छा है। नर्सिंग में इनको देना चाहिए इस पैसे को। नर्सिंग असिस्टेंट जो बनते हैं बहुत बड़ा जॉब है मिडिल ईस्ट के लिए, तो बहुत केयरलाइट ही है वहाँ पर और कोई तो है नहीं, तो मेन उन्हीं का है। वैसे अच्छा स्कोप है इसमें, पैसा ज़्यादा है इसमें थोड़ा सा भी से चल जाता। भारत में पर्यटन की बहुत संभावना है। पर्यटन के लिए 2,500 करोड़ और साफ हवा के लिए 4,400 करोड़। अगर पर्यटन होगा तो आपको साफ हवा, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ भारत के अंतर्गत दिया गया है। इस ओवरऑल हर पहलू को इस बजट में समेटा गया है, तो इस फैक्टर को कैसे आप देख रहे हैं? आप इंटरलिंकिंग देखिए, 100 एयरपोर्ट बनने वाले नए, और स्वच्छ भारत चल रहा है। स्वच्छ भारत भी टूरिज़्म से रिलेटेड है, नया एयरपोर्ट भी टूरिज़्म से रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट भी टूरिज़्म से। स्किल डेवलप होगा तो एयरपोर्ट स्टाफ जो भी है सब उसमें आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, जो टिकटिंग बुकिंग करते हैं, जो भी ये सारे हैं, होटल में चाहिए स्टाफ, तो वो सारे टूरिज़्म का ही पार्ट है। टूरिज़्म के लिए एक्चुअली तो 100 एयरपोर्ट किसके लिए है? सिर्फ वहाँ डेस्टिनेशन के लिए नहीं है, टूरिस्ट के लिए ही है। अब गैंगटॉक कोई जाएगा, अभी जो नया एयरपोर्ट बना है, उतनी टेबल टॉप बना हुआ है वो एयरड्रम, तो वो टूरिस्ट के लिए है। वहाँ रोज़ आप तो नहीं जाएंगे, टूरिस्ट ही जाएंगे। वहाँ को रहने वाले हार्डली 17-18 हज़ार फैमिलीज़ हैं उसके अगल बगल, उनका गांव वहाँ नज़दीक में है, वो जाएंगे, वो एक बार जाएंगे या एक बार नीचे आएंगे, वो वेस्ट बंगाल तक ही जाएंगे। लेकिन जो यहाँ से जाएगा उसके लिए तो ये टूरिज़्म का हो गया, वो पूरे इलाके का बहुत बेनिफिट करेगा। एक खास पहलू पर इस बजट में बहुत ध्यान दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विशेष फोकस करके इस बार जम्मू कश्मीर के लिए करीब 30,757 करोड़ रुपए और सिर्फ लद्दाख के लिए 5,900 करोड़ रुपए। इस ओवरऑल आवंटन को इस पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में JNK एंड लद्दाख का जो तस्वीर है वो कुछ और होगी? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 30,000 करोड़ रुपए मैं नहीं कहता कम है या ज़्यादा है, लेकिन लद्दाख के लिए 5,000 करोड़ रुपए कम है। लद्दाख अगर हम कहें कि एडवेंचर स्पोर्ट का एक बहुत बड़ा लोकेशन हो सकता था हमारे, और अप्रोच भी नॉर्थ को साउथ से जोड़ना, साउथ को ईस्ट से जोड़ना, ये भी एक बहुत बड़ा अप्रोच था। पूरा इंडिया लद्दाख जा सकता है बहुत इजीली, लेकिन लद्दाख के लिए 5,000 करोड़ रुपए नए, उनका शायद असेंबली भी बनेगा, सब कुछ नया होगा, पुलिस हेडक्वार्टर भी बनेगा। 5,000 करोड़ रुपए बहुत कम है। JNK के लिए ठीक है 30,000 करोड़ रुपये, मैं नहीं कहता उसमें से काटिए, मगर लद्दाख को अगर बनाते तो ब्यूटीफुल, लद्दाख ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वहाँ स्पोर्ट्स की बहुत गुंजाइश है, सबसे बड़ा स्टेडियम बना सकते हैं वहाँ पर। अदर स्पोर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स तो हमारे यहाँ है ही नहीं। एडवेंचर स्पोर्ट की खामियाजा आप कैसे मैं कहूँ कि बोल सकता हूँ, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट का एक खामियाजा है कि
कुछ लोग जैसे बच्चा कोई उठाया, थोड़ी बहुत हुलूगिनिज्म कर लिया, तो एडवेंचर स्पोर्ट में जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा उसका। तो वहाँ स्कोप था वहाँ पर इसके लिए। बात करूं ऑयल एंड गैस की एक बार पुनः, तो ऑयल एंड गैस के लिए जो एलोकेशन था उसमें कुछ चुनौतियां तो आप बता रहे हैं, लेकिन रोजगार और ऑयल एंड गैस का एक गहरा संबंध है। इस फैक्टर को कैसे देखते हैं और किस तरह से इसको और प्रभावी बनाया जा सकता है? जो आप कहना चाहते हो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, तो ऑयल एंड गैस, हाइड्रोकार्बन इज़ अ रियल बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हाइड्रोकार्बन से पर मिनट पर सेकंड पैसा आता है, मिनट तो छोड़िए। $1 अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर बढ़ गया तो 7,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट भारत सरकार में पड़ेगा $1 प्राइस बढ़ने पर। तो वो एक है जो भारत सरकार को हमेशा हिट करेगा। उसके तहत ईरान से अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे, उसके तहत अमेरिका से भी पैरेलली उतने ही अच्छे रखने पड़ेंगे। बट वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो संबंध तो भारत के बहुत अच्छे हो रहे हैं, बिजनेस को लेके भी और व्यवहारिक तौर पे भी संबंध मोदी सरकार के बहुत अच्छे हैं वैश्विक स्तर पे हैं। लेकिन इंडस्ट्री जब जहाँ पैसा आता है वहाँ थोड़ा ट्रबल आता ही है। ईरान के साथ जब आप बात करेंगे तो अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका फ़ायदा हम दूसरी जगह से उठा सकते हैं, लेकिन ईरान हमें सस्ते में तेल देता है। और ईरान वर्ल्ड का 39% ऑयल एंड गैस रखता है अपने हवाले, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो हाइड्रोकार्बन बिजनेस पे हमेशा सरकार का फोकस रहेगा। पर मिनट आप तेल खर्च कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब कोई सोलर व्हीकल आने के लिए बैटरी वाली व्हीकल आने लग गया, अभी नहीं है। अभी उसके लिए 10 साल चाहिएगा। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़कर, पेट्रोल पंप को तोड़कर आप तुरंत अगर चाहेंगे वो बैटरी चार्जर लगाना, इट्स नॉट एन ईजी गेम, इट्स नॉट एन ईजी गेम। तो अभी है उसके लिए स्कोप, और सरकार को उसको देखते हुए उसमें जॉब तो बहुत है। आने वाले दिनों में तो जॉब उसमें, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं LNG स्टेशन लेके आऊँगा तो 1 लाख LNG स्टेशन का मतलब 28 लाख जॉब का एक ही साथ है। और मेरा प्लान है 22-23 तक मैं लेके आऊँगा 28 लाख जॉब वन शॉट एक ही बार में। तो वो बहुत बड़ा इनके लिए भी बूस्टिंग होगा। हमारे लिए तो प्रॉफिट का है काम, हम तो बिज़नेस में हैं, तो हमें चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा है कि हम मोदी सरकार को जॉब क्रिएशन में बहुत मदद करने वाले हैं आने वाले दिनों में। 28 लाख जॉब, मैंने फिर कहा 100,000 गैस स्टेशन प्लान्ड within 3 years, and that will be set up in 3 years time. दिव्यांग, बच्चे, आदिवासी सबके लिए बजट एलोकेशन किया गया है, मतलब कोई वर्ग अछूता ना रहे। इस पूरे बजट में ये तस्वीर देखने को आई, इस तस्वीर को आप कैसे देखेंगे? देखिए, ओवरऑल बजट में तो सिर्फ पब्लिक सेंट्रिक बजट है, इंडस्ट्री सेंट्रिक थोड़ा कम है, इसीलिए सेंसेक्स भी थोड़ा वो हुआ। लेकिन सेंसेक्स का सेंटीमेंट बदल जाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो अपने आप बदल जाएगा। मार्केट गोज विद द एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर वो बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वीक आप हार्डली 4 वीक्स टाइम में देखना आपको बहुत करेक्शंस दिखेंगे मार्केट में। और बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि जो वो कर रहे हैं, जो टैक्स स्लैब वाला बदला, हेल्थ केयर वाला बदला, स्टूडेंट का बर्डन कम किया, फिर बेटी बचाओ वाला एक प्रोग्राम है, स्वस्थ भारत वाला है, टूरिज़्म वाला है, ये सब मिला के देखना पड़ेगा आपको। वन साइड एक इंडस्ट्री के ऊपर पूरा बेस्ड होके नहीं देख सकते। हाँ, मेरा अभी भी फिर से एक रिपीट है कि आपको डिफेंस पर और खर्च करने पड़ेंगे, तभी हाइड्रोकार्बन पर बिजनेस सक्सेसफुल होगा। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन इज रिलेटेड विद द डिफेंस थिंग। जिसको नहीं समझ में आ रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप सिक्योर नहीं होंगे तो हम पैसिफिक अरबियन ओशन में अपना 400 करोड़ रुपया या 4,000 करोड़ रुपया एक साथ कैसे लगाएंगे समुंदर में? आप सोचिए, अगर हम समुंदर के बीच एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और आपके पास शिप्स नहीं है हमें गार्ड करने के लिए, तो हम क्यों लगाएंगे वहाँ 7,000-8,000 करोड़ रुपये लगाकर गैस निकालने जाएंगे, जिसका कोई इंश्योरेंस भी नहीं होता। इतना ईजी नहीं है उसका पूरा इंश्योरेंस मिलना। तो फिर हम तो बहुत रिस्की गेम होने, उसके टाइम में हमें फिर भारत सरकार मदद करती है, डिफेंस मदद करता है, इंडियन नेवी मदद करती है, इंडियन मिलिट्री मदद करती है, कोस्ट गार्ड मदद करती है। तो उनका बजट होगा तो हमारे लिए बिजनेस स्ट्रांग होगा। आखिरी सवाल, जीडीपी को देखते हुए हर सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन, बहुत अच्छा आकलन करके बजट प्रस्तुत करना, इसको कैसे देखते हैं? आखिरी अगर शब्दों में पूछूं तो ओवरऑल बजट की तस्वीर किस तरह की है? See, Nirmala Sitharaman ji is like a beautiful mother who knows how the sons, what the sons need. Finance minister is the mother of the country now. She has done well. She has taken everything. Implications के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 2-3 महीने, 1 महीने तो करिए ही आप, implications तो लगेंगे। और अगला बजट जो इसके बाद आएगा, इसी को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे वो। ये जो आपने देखा है 7-8% से नीचे आते आते 5 हो गया, ये अब यहाँ से
9 to 10 जो हाँ, हमारा टारगेट है इनका 11 साढ़े 11-12 तक, क्योंकि वो 5 ट्रिलियन को पहुंचा देगा तब तक। तो वो जो नेक्स्ट इलेक्शन जो इनका दिमाग में है कि 24 वाला, वो इनके अभी से है, ये कल वाले नहीं है। इनको बहुत लंबी प्लान की हुई है कि आज पहले आपको पैसा देते हैं और कल फिर कंट्री में और सेक्टर्स को बूस्ट करते हैं। तो एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। मैं नहीं कहता कि एक ही दिन में 10-12 हो जाएगा, प्लस तो साइज होगा, प्लस साइज होगा इज गुड साइन फॉर दिस। एंड आई गिव 7 फॉर दिस यूनियन गवर्नमेंट एंड 10 आउट 10 फॉर माई मदरली ब्यूटीफुल वुमन निर्मला सीतारमन जी। थैंक यू अजय जी। तो कुल मिला के कहा जाए तो अच्छा बजट, आकांक्षावान बजट, और इस बजट की तस्वीर आने वाले समय में बेहतर तौर पे दिखेगी और भारत की जो प्रगति है और भारत की जो जीडीपी का ग्रोथ है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा दिखेगा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।